नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म यूनिक एग्जाम स्पीसेस पे। दोस्तों, जैसा आप सबसे पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियोस में कहा गया था कि हम लोग एक सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के साथ आपसे जुड़ेंगे और उस श्रृंखला का उद्देश्य ये होगा दोस्तों कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, आरओ की हो, या आगामी जुलाई माह में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा है दोस्तों, उसके प्रीलिम्स के खंड पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होती चली जाए अभी से ही। दोस्तों, आमतौर पे स्टूडेंट्स में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के कैलेंडर और तिथि का बहुत एक कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स बहुत थोड़ा सा लैग्जिटी में चले जाते हैं। वो उनको लगता है कि जब कैलेंडर आएगा तभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तभी से उसके पहले क्या पढ़ाई करें। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि जब हम पहले से अपना बैकअप लेकर के नहीं चलते हैं और अचानक से जब कैलेंडर आता है, एग्जाम डेट आती है, तो 2-3 महीने में हम बहुत हॉच पॉच की सिचुएशन में फंस जाते हैं। हमारा रिवीजन ठीक ढंग से नहीं हो पाता और उसका अंततः परिणाम ये होता है कि हम 2-3-4 क्वेश्चन से अपने प्रीलिम्स से चूक जाते हैं। तो ये चूक आपसे ना हो दोस्तों, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी परिपक्वता से हो। और उसी क्रम में दोस्तों, आज इतिहास के इंडस वैली सिविलाइजेशन के खंड से हम आपके सामने जुड़ रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्या उपयोगिता है आपके एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आप अक्सर देखेंगे दोस्तों कि हिस्ट्री खंड से तकरीबन 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से जो आईबीसी खंड है आपका, जहां से एक तरीके से आप समझ लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही फॉर्मली हम शुरू करते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई। उसके पहले भी दोस्तों एक स्टोन एज का चैप्टर आता है, लेकिन वहां से स्टार्ट करना थोड़ा सा बोरियत भरा हो जाता है और आमतौर पे क्वेश्चंस भी कम आते हैं। हालांकि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी आने वाले अपने लेक्चर में हम लोग जरूर कर लेंगे। लेकिन ये खंड दोस्तों इसलिए हमने उठाया, एक तो इंटरेस्टिंग बहुत है, हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन दोस्तों यहाँ से जुड़ा हुआ है और साइमल्टेनियसली हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप अक्सर देखेंगे कि चाहे जो भी परीक्षा हो, इवन यूपीएससी पीसीएस की जो भी परीक्षाएं हैं, इस खंड से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और थोड़ी गंभीरता से और मेहनत से अगर इस पर काम किया जाए तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। मोस्ट प्रोबेबली इस खंड को दोस्तों, इस चैप्टर को, आईबीसी को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, जिसका पहला पार्ट आज होने जा रहा है और जो बातें रह जाएंगी, बच जाएंगी, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कर लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस क्रम में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आईबीसी कब अस्तित्व में आई और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है दोस्तों। और कंट्रोवर्सीज इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो लिपि है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ ना पाने के कारण से केवल अनुमान लगाते हैं इतिहासकार, वैज्ञानिक, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तमाम तरीके की बातें। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1921 में दोस्तों, ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि बीच में स्पेस है क्या है, तो इसलिए इस वजह से मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया है। आपको सर्च करने में, सब्सक्राइब करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आईबीसी सामने आती है दोस्तों, वो आती है 1921 में। ये इस समय एक हमारे इस सभ्यता को खोजने वाले खोजकर्ता थे, उनका नाम दयाराम साहनी था। उन्होंने इस सभ्यता को खोजा, पंजाब प्रांत जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और उस समय जो एसआई के हेड थे उस समय के, उनका नाम जॉन मार्शल था दोस्तों। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और रखालदास बनर्जी ने 1922 में, रखालदास बनर्जी साहब ने खोज की मोहनजोदड़ो की। अब जब ये दोस्तों इतनी बड़ी सभ्यता प्रकाश में आई, तो अचानक से एक बड़ी डिबेट इमर्ज होने लग गई दोस्तों भारतीयों के बीच में। और वो डिबेट का आधार ये था दोस्तों कि ब्रिटिशर्स उस समय हम पे रूल कर रहे थे। हम 1921 में, तकरीबन आज से करीब 100 साल पहले, वी वर अ कॉलोनी, हम कॉलोनी थे, हम ऑपरेसिव थे। एक ऑपरेसिव सिस्टम हम पे थोपा गया था। और जो ऑपरेसर्स थे, जिन्होंने हमको कॉलोनाइज किया हुआ था, उनका मत ये था कि आप लोग बहुत बर्बेरियन हैं, बहुत अनसिविलाइज्ड है, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं और हमारा आपके ऊपर शासन इस रूप में जस्टिफाइड है क्योंकि हम लोग सिविलाइज्ड हैं और आपको भी सिविलाइज्ड बनाने आए हैं।
इवन इस मत का के समर्थन में आप देखिए कि जेएस मिल जैसे बड़े चिंतक भी इनका समर्थन कर रहे थे, जो कि जेएस मिल अपने आप में लिबर्टी और फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के बहुत बड़े चैंपियन थे उस दौर में। लेकिन उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन को भारतीयों पे ये कह करके जस्टिफाई किया कि वो एक टॉलरेंट इंपीरियलिज्म आपके ऊपर कर रहे हैं। तो आप देखिए, लेकिन जब जैसे ही 1921 में ये सभ्यता प्रकाश में आई, ब्रिटिशर्स को सूझे ना कि अब क्या करूं, अब किस तरीके से हम अपना शासन इनके ऊपर जस्टिफाई करें। तो आप दोस्तों ये देखेंगे कि 1921 में जब ये सभ्यता प्रकाश में आई, तो जिस दौर में पूरा यूरोप सिविलाइजेशन का सी नहीं जानता था, तकरीबन 4-4.5 हजार साल पहले हमारे पास में एक अर्बन सिविलाइज्ड व्यवस्था थी, पूरी की पूरी अर्बनाइजेशन से ओतप्रोत व्यवस्था, जो कि जिसका एक्सटेंट 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में था। और अब जबकि आजादी के बाद से जितने एक्सकेवेशंस हुए हैं, उसके बाद वो तकरीबन 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब तकरीबन 20 लाख किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है टोटल। तो दोस्तों एक ऐसी विस्तृत सभ्यता जिसका क्षेत्रफल 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अभी वर्तमान में हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी व्यापक विस्तृत ये सभ्यता थी। और इसका एक्सटेंट कितना था दोस्तों, ये कोई मजाक बात नहीं है। आप इसके अगर स्ट्रेंथ को आप इसके एक्सटेंट को देखें तो दोस्तों ये प्रेजेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का ये पूरा क्षेत्र, भारत के क्षेत्र का ये वाला हिस्सा, तो तकरीबन इतने व्यापक हिस्से में ये पूरी की पूरी सभ्यता थी दोस्तों। ठीक है, एक इसी से जुड़ा हुआ विषय दोस्तों आता है कि इसके 4 पॉइंट्स क्या थे। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि इसका उत्तरी पॉइंट क्या है, इसका दक्षिणी पॉइंट क्या है, इसका पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट क्या है। इसका जो सबसे नॉर्थ का पॉइंट था दोस्तों, वो था मांडा, चिनाब रिवर के बैंक पे ये था। इसका सबसे जो दक्षिणी स्थल था वो था दायमाबाद, जो कि गोदावरी के तट पे था, गोदावरी रिवर थी। इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में केवल स्थान और सामने नदियां दे देता है और मैच करने के लिए देता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका सबसे जो पश्चिमी स्थल था दोस्तों, वो सुतकांगेंडोर था, और ये दाश्त नदी के तट पे था, जो कि भी बलूचिस्तान सिंध के प्रांत में पड़ेगा। और सबसे इसका जो पूर्वी था वो आलमगीरपुर है। इसको आप यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी जरूर ध्यान रखें। आलमगीरपुर ये वर्तमान में मेरठ के पास में है और ये हिंडन नदी के तट पे था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान से लेकर के मेरठ तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे गोदावरी के तट तक इतनी व्यापक और विस्तृत सभ्यता कैसे अचानक से अस्तित्व में आई और कैसे अचानक से वो डिक्लाइन कर गई, ये आज भी इतिहासकारों के बीच में बहुत एक डिबेट का विषय है। आइए दोस्तों क्रमशः एक एक करके जानते हैं कि ये सभ्यता किस तरीके से अस्तित्व में आई होगी और क्या कारण रहा होगा इसके डिक्लाइन का। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये बात बार बार कही गई है कि चूंकि इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, तो पुख्ते तौर पे कुछ कह पाने की स्थिति में कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान ऐसा लगाते हैं कि मोटे तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन तीन फेजेस से होकर के गुजरी। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 3 फेजेस से होकर के गुजरी है, जिसमें हम इंडस वैली को रखते हैं प्री हड़प्पन, मैच्योर फेज है इसका एक, और तीसरा दोस्तों इसका पोस्ट हड़प्पन पीरियड है, जिसमें जब ये सभ्यता डिक्लाइन हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हुए हैं दोस्तों, जैसे पोर्टदीजी है, आमरी है। ये वो स्थल है जिनमें ये पाया गया, जब उनको ट्रेस किया गया, उनके पोर्ट्रीज को, आप जानते हैं कि यहाँ पे पेंटेड रेड ग्रेवेयर्स थे, जब इनके पोर्ट्रीज को ट्रेस किया गया दोस्तों, तो ये पाया गया कि ये जो स्थल हैं ये दरअसल तीनों कालों के स्थल हैं। ये प्री हड़प्पन साइट्स में भी मिल रहे हैं, ये जब मेच्योर है, मतलब जब अर्बनाइजेशन अपने पीक पे है, टाउन प्लानिंग अपने पीक पे है, हर तरीके की जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो अपने पीक पे हैं, तो
तब भी इनके साइट्स मिल रहे हैं, और जब ये सभ्यता अपने डिक्लाइन की ओर है तब भी इसके ट्रेसेस इस रूप में मिल रहे हैं कि वो कैसे कैसे वो सभ्यता डिके हो रही है। मोटे तौर पे दोस्तों इसका जो अनुमान लगाया जाता है इस पीरियड का, वो 3300 बीसी से 2600 बीसी तक का लगाया जाता है। इसका 2600 बीसी से 1900 तक का पीरियड माना जाता है मेच्योर फेज में, मतलब जब ये व्यवस्था पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड थी, सिविलाइज्ड थी, यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। न केवल इंटर स्टेट ट्रेड था बल्कि एक्सटर्नल जो मेसोपोटामियन वगैरह सभ्यता है उनसे भी इनका ट्रेड चल रहा था। तो ये अपने उस दौर की बात है दोस्तों। इसके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इनका, प्रॉपर ग्रिड सिस्टम काम कर रहा था, रिजर्वायर्स थे इनके पास में जिसपे ये वाटर होल्ड करके रखते थे। तो जितनी भी उन्नत व्यवस्थाएं हो सकती थी दोस्तों उस कालखंड में, वो सारी की सारी इनके मेच्योर फेज में वो सारी की सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंट पोस्ट आईबीसी के पीरियड को हम 900 बीसी से 1300 बीसी तक रखते हैं हम लोग, जिसमें मोटे तौर पर उन टेंडेंसीज को ट्रेस करते हैं जिसमें ये सभ्यता डिक्लाइन करने लगती है। देखिए दोस्तों, जब प्री हड़प्पन पीरियड है, देखिए जैसे कोई चीज मान लीजिए जैसे आज हमारा ही देश है, ठीक है, हम लोग गाजिया देखते हैं, नोएडाबाद देखते हैं, या एनसीआर का जितना भी रीजन देखते हैं, आप देखिए उधर जाइए तो ऊंची ऊंची बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो कहता है कि 10 साल पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ी थी, यहाँ कुछ नहीं था। जैसे सिलेक्ट सिटी वॉक जो साकेत में बना हुआ है, आप वहां जाइए, वहां पे पहले झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, उसको हटा करके उन्होंने इतना अच्छा सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल बना दिया कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कभी उस तरीके से झुग्गी झोपड़ी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो जिस तरीके से एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ कि पहले कुछ नहीं है, लेकिन धीरे 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 बहुत सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो रही है, सोसाइटीज बन रही हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। क्या उसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि इनका जो प्री आईबीसी का फेज है, ये पहले बहुत सारे गांव, वहां कोई एक संस्कृति डेवलप हो रही है, वही संस्कृति धीरे 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 कल्मिनेट होकर के जब अपने चरम पे पहुंचती है, जब अपने शीर्ष पर पहुंचती है, जब अपने कल्मिनेशन पे पहुंचती है, तो वो मेच्योर हड़प्पन फेज में दिखाई देती है। और मेच्योर हड़प्पन फेज में किस तरीके से दिखाई देती है, वही जैसे आज एनसीआर जिस तरीके से डेवलप कर रहा है कि बड़े प्रॉपर ग्रिड सिस्टम है, प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न है, प्रॉपर रिजर्वायर्स है, प्रॉपर ग्रेनरीज हैं, ग्रेट बाथ्स हैं, जितनी मानव आवश्यकता के लिए मूलभूत चीजें हो सकती हैं, जो उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का भी एक उदाहरण हो सकता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इसके मेच्योर फेज में आपको देखने के लिए मिलती हैं। और फिर वही बात दोस्तों, जैसे कभी भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, कोई सभ्यता डिक्लाइन कर रही है, बहुत सारे हमने राजवंश भी पढ़े हुए हैं, आप सबने जरूर पढ़ा ही होगा, मौर्य काल जब डिक्लाइन कर रहा है, गुप्ता जब डिक्लाइन कर रहे हैं, जब मुगल पीरियड डिक्लाइन कर रहा है, तो हम किस तरीके के ट्रेसेस देखते हैं कि ट्रेड उनका शिथिल हो गया है। पहले जिस तरीके की बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग्स, इमारतें वो बनाते थे, वो अब नहीं बन रही हैं। लोगों के भी कपड़े जिस तरीके से वो पहन रहे हैं, उनमें बहुत सारी, उनकी संस्कृति में बहुत सारे क्षरण देखने को मिल रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी की सारी बातें इस पोस्ट आईबीसी पीरियड में भी हम लोगों को देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता प्रकाश में आई, वो एक तरीके से पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का केंद्र हो गई कि आज से आप देखिए कि 4,500-5,000 साल पहले एक ऐसी व्यवस्था है जो इतनी सारी उन्नत संसाधनों, तकनीकियों, व्यवस्थाओं से संपन्न है। लेकिन वही दोस्तों इसका दुखद पहलू यही है कि चूंकि इसके स्क्रिप्ट हम लोगों के द्वारा अभी तक हम लोग इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो पुख्ते तौर पे इस बात की हमें जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली ये व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, इस व्यवस्था के तमाम पहलू भी हैं, जैसे इसका कि इस व्यवस्था का जो राजनीतिक पक्ष है वो क्या था, क्या वहां पे मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थी, या किस तरीके की व्यवस्था काम कर रही थी। जैसे अगर आप देखिए दोस्तों, इसके जो समकालीन व्यवस्थाएं थी, जैसे ये आईबीसी हो गई, इसकी समकालीन व्यवस्था मेसोपोटामियन थी, सुमेरियन एक सिविलाइजेशन थी वो भी थी, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया में दोस्तों मंदिर वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, टेम्पल्स के साक्ष्य मिले हैं, मोनार्की के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे जब पहले मेसोपोटामियन लैंग्वेज भी डिसाइफर नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में जो मूल लैंग्वेज थी वो भी पिक्टोग्राफिक ही थी, लेकिन उसका एक इंस्क्रिप्शन मिला ग्रीक लैंग्वेज में, उसके माध्यम से उन लोगों ने इसको डिसाइफर कर लिया। इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में कोई ऐसी
कोई कोई एक जिसको कहते हैं ना कि ट्राइलिंगियल लैंग्वेज कोई मिल नहीं पाई है दोस्तों, कि जिसमें कि कोई ऐसी भाषा जिसको हम भी समझते हैं और उस स्क्रिप्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी भाषा लिखी हो, और दोनों के बीच की, जैसे ग्रीक तो सब समझ रहे थे तो मेसोपोटामियन की भाषा ग्रीक में लिखी गई, हम ग्रीक को समझ रहे हैं, हमने उस चीज को डिसाइफर कर लिया। तो इस तरीके से कोई अगर ट्राइलिंगियल लैंग्वेज मिल जाए तब तो ठीक है दोस्तों, मोटे तौर पर हम एग्जैक्टली कह पाए कि हाँ किस तरीके की व्यवस्था के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन काम कर रही थी। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ट्रेस हमारे पास है नहीं दोस्तों, इसलिए हमें ज्यादातर अनुमान पे ही डिपेंड करना पड़ता है। अब इसके बारे में दोस्तों एक बात यह भी कही जाती है कि जैसे ये संभव है कि जैसे मान लीजिए 6th सेंचुरी बीसी में हमारे पास क्या व्यवस्थाएं थी। 6th सेंचुरी बीसी की अगर हम भारत की कल्पना करें तो उस समय 16 महाजनपद थे, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, कुछ उसमें से रिपब्लिक भी थे, ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं उसमें से रिपब्लिक भी थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं मोनार्की थी, राजतंत्र के अंतर्गत काम कर रही थी, वो लोग आपस में एक दूसरे से युद्धरत भी थे। लेकिन अगर आप 6th सेंचुरी बीसी की संस्कृति को देखें तो वो संस्कृति यूनिफॉर्म है, एक ही तरीके के बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक ही तरीके का आर्किटेक्चर बन रहा है, एक ही तरीके के का जो कल्चर है, लोगों का खान पान, आचरण, विचार, व्यवहार, इसमें भी एक रूपता, एक समानता दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ये इनका ट्रेड भी आपस में हो सकता है, इनका और भी दैनादिन आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटीज भी रहे हों। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, कॉन्सेप्ट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इन बातों को थोड़ा करना उचित समझा। अब आइए दोस्तों प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पूर्व की परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न स्टेट कमीशंस ने क्या क्या इस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आइए दोस्तों एक प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं, प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए आद्य ऐतिहासिक युग। अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ये इसका मतलब क्या हुआ, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक। देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हिस्ट्री को दोस्तों मोटे तौर पर इतिहासकारों ने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से कुछ कुछ आधार के क्रम पे 3 भागों में बांटा है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं दोस्तों तो इसको मोटे तौर पर 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। प्री हिस्ट्री, मतलब आप इसको प्री हिस्ट्री कहिए या प्री हिस्टोरिक एज कहिए, एक ही बात है। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिक एज, एक ही बात है। और तीसरा है हिस्टोरिक एज। तो इसके विभाजन का आधार क्या है दोस्तों? इसके विभाजन का आधार यह है कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली हम स्टोन एज को रख लेते हैं, मतलब जिसकी जानकारी का स्रोत केवल और केवल आर्कियोलॉजी है। कहीं खुदाई में कुछ मिल गया, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया, जैसे भीमबेटका पर कुछ चित्रकारी की गई है, उनके माध्यम से हम कुछ ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ये किन तरीके के भावों को यहाँ पे उकेरना चाह रहे थे। तो ऐसा कालखंड जिसके एविडेंस के रूप में कोई लिपि मौजूद नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। मतलब स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, केवल और केवल क्या है? आर्कियोलॉजी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पूरे के पूरे आप स्टोन एज को रखेंगे, स्टोन एज ये इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है? देखिए दोस्तों, अब प्रोटो हिस्टोरिक एज और इस प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत हमने आईबीसी को रखा हुआ है। ऐसा क्यों? अब इसकी तो स्क्रिप्ट भी है, तो इससे एक कंक्लूजन निकल रहा होगा, आप समझ भी पा रहे होंगे दोस्तों, कि प्रोटो हिस्टोरिक एज उस कालखंड को हम कह रहे हैं जिसमें लिपि तो है, स्क्रिप्ट तो है, बट वो डिसाइफर्ड नहीं है, हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं।
तो भी स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के को जानने का हमारा स्रोत क्या है? आर्कियोलॉजी ही है। तो स्क्रिप्ट भी है यहां पे, ठीक है, और आर्कियोलॉजी भी है, ठीक है, लेकिन ये डिसाइफर्ड नहीं है दोस्तों, मतलब हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट होना ना होना तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इतिहास के विभिन्न कालखंडों के विभाजन के आधार पर हम इसको कहां रख रहे हैं? हम लोग इसको रख रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री में। हिस्टोरिकल एज क्या है दोस्तों? हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? जिसमें स्क्रिप्ट भी है, आर्कियोलॉजी भी है, और दो के दोनों को एलिजिबल भी है हमारे लिए, मतलब उसके स्क्रिप्ट को हम पढ़ भी पाते हैं, उसके हम जो अपने काम की चीजें हैं वो निकाल भी पाते हैं। जैसे वैदिक कल्चर देखिए, वेद हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, हमने पढ़ भी लिया उनको। उसी और क्या है, बोगस कोई जैसे इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो ईरान इराक के आसपास मिले हैं, जिसमें इंद्र मित्र वरुण नाशत्य लिखा हुआ है, 1 13 5 7 इस तरीके की, वही 1 3 5 7 जिस तरीके से देवनागरी भाषा में प्रयोग होता है। तो इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि स्क्रिप्ट भी हो, आर्कियोलॉजी भी हो, और दोनों पढ़ी भी जा सके, एलिजिबल भी हो, तो उनको हम कहते हैं हिस्टोरिकल एज। तो ये दोस्तों एक मोटा विभाजन था जो आवश्यक था एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमें समझने के लिए कि किस तरीके से हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरी और प्रोटो हिस्ट्री के बीच एक अंतर संबंध है, और उनके बीच के आपस में संबंध क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न था, जिसके बारे में हमने जाना कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? आद्य ऐतिहासिक काल से, और आद्य ऐतिहासिक काल के मतलब प्रोटो हिस्ट्री हिस्टोरिकल फेज और प्रोटो हिस्टोरिकल फेज का अर्थ क्या होता है। अब आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आप जरूर इसको जानते ही होंगे कि ये आईएसबीटी से संबंधित है। सुमेरियन सभ्यता आईबीसी की समकालीन सभ्यता थी, जो कि मेसोपोटामियन के साउथ में थी, ईरान इराक के साउथ में थी। वर्तमान में ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है उसके साउथ में थी दोस्तों। वैदिक सभ्यता हम जानते हैं, वो अभी हम आने वाले अपने चैप्टर्स में करेंगे ही। 1500 से 600 इसका कालखंड रखते हैं इतिहासकार। मेसोपोटामिया भी वही भी जो वर्तमान में इसके आईबीसी के उस समय की समकालीन सभ्यता, वर्तमान में ईरान इराक का क्षेत्र। आइए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन। तो ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन तो दोस्तों मिला ही नहीं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन मिल भी जाता तो उनकी लैंग्वेज हमको डिसाइफर्ड नहीं है, तो जब लैंग्वेज डिसाइफर्ड नहीं है तो इंस्क्रिप्शन मिलने का भी कोई मतलब नहीं है। अब फिर देखिए अंकित लेख, जब दोस्तों हम उनकी लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाए हैं तो कितना भी लिख दीजिए उससे क्या मतलब होगा? मतलब तो यही है ना कि डेफिनेटली वहां पे ऐसे लेख मिले हैं दोस्तों, जैसे धौलावीरा में एक जगह पे कॉपर होल्ड, एक कॉपर का बना हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, एक चैरियट मिला हुआ है कॉपर का बना हुआ, उस पर कुछ लिखा भी है, बट हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत तो हो नहीं पाएगा फिर वो। तो हमारे लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उन्हीं पर हम बेस्ड हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होगा दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, पुरातात्विक खुदाई। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, वहां पाई गई सील्स, बर्तन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ बहुत सारे बिंदु थे। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दे रहे हैं तो 125 नंबर का जो प्रश्न आता है दोस्तों, उसमें ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख ली दोस्तों, क्योंकि सारी बातें एक साथ करने में कई बार कई बातें रह जाती हैं इस वजह से। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई सील्स हैं दोस्तों, मोहरे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, स्टेट पीसीएस, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार, कहीं के भी आप देखिए, सील्स पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है दोस्तों कि किन किन पत्थरों के सील्स बने होते थे। देखिए, मेड अप ऑफ टेराकोटा, आइवरी, चर्ट,
और स्टेलाइट, ये इतनी चीजों के बने होते हैं। एक बार यूपीएससी में दोस्तों उसने सवाल पूछा कि जो हड़प्पन सील्स थी दे वर मेड अप ऑफ ओनली स्टेलाइट, लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे टेराकोटा भी है, आइवरी भी है, चर्ड भी है और स्टेलाइट भी है। तो कभी दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल एक पत्थर से वहां की सील्स नहीं बनी हुई थी, बल्कि मल्टीपल जो मौजूद उस समय की चीजें थी, टेराकोटा था, आइवरी थी, चर्ड थी, स्टेलाइट थी, इन सबसे सबका उपयोग सील बनाने में हो रहा था। दूसरा देखिए जो टिपिकल हड़प्पन सील थी दोस्तों, टिपिकल मतलब कि आप समझिए कि मोस्टली जो कॉमनली वहां पे यूज्ड हो रही होगी वो स्क्वायर शेप्ड थी, लेकिन सारी की सारी स्क्वायर शेप नहीं थी, रेक्टेंगल भी थी, सर्कल भी थी और ट्रायंगुलर शेप में भी थी। तो सील्स दोस्तों हर फॉर्मेट में थी, रेक्टेंगल थी, सर्कल थी, ट्रायंगुलर थी और स्क्वायर भी थी। स्क्वायर ज्यादा प्रोमिनेंट रही होंगी, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ और भी थी। तीसरा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट फेमस सील पशुपति की सील है दोस्तों, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और कई बार तो केवल इतना ही प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि फेमस पशुपति सील वाज फाउंड एट विच प्लेस, तो सिंपल आंसर उसका दोस्तों हो जाता है मोहनजोदड़ो। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे डेटी के फॉर्म में बैठा हुआ है, एक योगी के फॉर्म में बैठा हुआ है, पद्मासन पे क्रॉस लेकर करके बैठा हुआ है वो व्यक्ति, और कुछ पशु हैं। यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछता है दोस्तों, आप पीवाईक्यू उठा के देखिए स्टेट की और यूपीएससी की, वहां पे आपको ये सवाल मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, एक योगी है, डेटी है, वो पद्मासन में ध्यान लगा करके बैठा हुआ है और उसके आसपास कुछ पशु हैं। तो देख लीजिए, उसके राइट में एलिफेंट है और टाइगर है, उसके लेफ्ट में राइनो है और बफेलो है, और उसके नीचे जो है एंटीलोप मतलब हिरण जैसा कोई जानवर, वो उसके पैरों के नीचे बैठा हुआ। तो आप देख ली, अब ये सवाल भी आता है दोस्तों कि जो हड़प्पन सील्स हैं उनमें कौन कौन से पशु अंकित हैं। ये डायरेक्ट केवल एक नंबर का आपको सवाल आ जाएगा, और आप अगर केवल इतना भी यहां से ध्यान रखेंगे, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, एंटीलोप। आप देखिएगा दोस्तों, यहां बुल का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। कई लोग पशुपति समझ करके और अगर बुल लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बुल नहीं है। और कई बार आप देखेंगे कि आंसर्स में जानबूझ के बुल देता है और हम आप गलत करके आते हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो भी सील्स थी उस पे कोई ना कोई पशु के पिक्चर्स बने होते थे और साइमल्टेनियसली उसमें कुछ पिक्टोग्राफिक इमेजेस में लिखी होती थी। लेकिन वही बात है दोस्तों कि लैंग्वेज डिसाइफर्ड नहीं है, तो क्या एग्जैक्टली लिखा है, क्या मतलब है उसका, वो हमारे लिए बिल्कुल भी एक अननोन तथ्य बन करके ही रह गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने शुरू ही यहां से किया, प्राक मतलब प्री हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड और पोस्ट हड़प्पन पीरियड। और देखिए यहां पे सीधे सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पन संस्कृति नहीं है। आमरी है, सोथी है, कोटदीजी है, जोब संस्कृति नहीं है दोस्तों। जोब जो है वो चैल्कोलिथिक पीरियड का है। चैल्कोलिथिक पीरियड दोस्तों ये ताम्रपाषाणिक काल इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये पाकिस्तान के वर्तमान जो पाकिस्तान है उस क्षेत्र में है ये। सोथी संस्कृति दोस्तों आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, आमरी आपको सिंध में देखने को मिलेगी, और ये कोटदीजी आपको सिंध में देखने को मिलेगी। तो प्राक हड़प्पन संस्कृति से देखिए, देखो प्राक हड़प्पन कौन से दो महत्वपूर्ण स्थल हो गए, इसको भी आप जरूर से याद कर लीजिए, कभी आपसे ये सवाल पूछ सकता है। आमरी और कोटदीजी, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दो के दोनों प्री हड़प्पन साइट्स है। प्री हड़प्पन साइट्स है मतलब कि हड़प्पा जब अपने मैच्योर फेज में पहुंचा है, उसके पहले बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे जो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे। तो एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि यही जो सारी ग्रामीण संस्कृतियां थी, यही आपस में परिपक्व होकर के जब इनके पास इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, सरप्लस बढ़ गया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट ग्रैनरी मिला है, 6 लेन्स ऑफ हड़प्पा में मिले हैं, जहां पे ग्रैनरीज को होल्ड करने के लिए है, प्रॉपर उनका ट्रेड हो रहा है। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि यही जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, यही जब अपने कल्मिनेशन पे पहुंची तो एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक अनुमान ही है, इससे ज्यादा हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते।
तो ये दोनों साइट्स आपको याद रखनी है दोस्तों, आमरी और कोटबीजी, जो कि इस कालखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन से हैं? ये बहुत सामान्य प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको पता है कि रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी ने 1922 मोहनजोदड़ो की खोज की और इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। और उस समय एआईसी के जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे जॉन मार्शल। ये भी आपको याद रखना चाहिए, कई बार सवाल यहां से दोस्तों बन जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खंड जहां से सवाल बनने की इस पूरे चैप्टर में हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है, वो है कि आपको कोई एक स्थल दे दिया जाएगा और वो किस नदी के किनारे स्थित है ये दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा आपको पता है कि रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो इंडस के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों और इसको याद कर लीजिए आप, ये जरूर से मैचिंग में कई बार सवाल आ जाता है आपके लिए। और इवन अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो तो वहां भी आपको ये जरूर मदद करेगा एलिमिनेट करने में। सुतकांगेनडोर देखो दोस्तों, दाश्त नदी के किनारे अवस्थित है। ये दास की स्पेलिंग दोनों हो सकती है, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, कालीबंगा घाघरा पे है, कोटदीजी इंडस पे है, रोपण सतलज नदी के किनारे है, लोथल भोगवा पे है, आलमगीरपुर हिंडन में है और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से आप देखेंगे कि आपको एक प्रश्न बहुत मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? दोस्तों अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को डिस्कस किया है, देख लीजिए यहाँ पे, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, शीप। बताइए, तो आपको पता ही अच्छी तरीके से कि घोड़े के जो एविडेंसेस हैं वो बहुत, हालांकि कहीं कहीं मिले हुए हैं, सुरकोटदा में मिला हुआ है, आई थिंक लोथल में भी कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन पुख्ते तौर पे वो घोड़ा ही है कि नहीं हम इस बारे में बहुत विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। तो घोड़ा का जो अंकन है वो हड़प्पा की मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो दोस्तों ये पीपल की आकृति आपको मिलेगी, आप इसको रट लीजिए, ये सीधे सीधे सवाल कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। और जितने दोस्तों सवाल आप इस खंड में कर रहे हैं, ये सब सवाल पीवाईक्यूज में किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या युग्म सही नहीं है? देखिए दोस्तों, E.H. मैके, सुमेर के लोगों का पलायन, मार्टिमम व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। पश्चिमी एशिया से मतलब ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न एशिया से लोग माइग्रेट करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ग्रो किया। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से। यही बात दोस्तों जो भी मैं आपको कह रहा था कि जो यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियां थी प्री हड़प्पन फेज में जो एग्जिस्ट कर रही थी, वही जब मेच्योर होकर के उनमें सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया तो उनसे ही एक मेच्योर हड़प्पन फेज हमें देखने को मिलता है। तो ये कहना है एक हिस्टोरियन है अमलानंद घोष का। और एम रफीक मुगल, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं दोस्तों, एम रफीक मुगल का बहुत अच्छा काम रहा है इनका इतिहास पर। हड़प्पन सभ्यता ने मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली। वही दोस्तों देखिए, ये मानसिकता वही है ना कि हम इतने समय तक हम लोग अपने वैश्विक सत्ता के अधीन रहे हैं कि हमें यह आत्मविश्वास ही नहीं कि हम अपने आप कुछ कर सकते हैं। यही चीज के थ्रू जब ये सभ्यता की खोज हुई तो ब्रिटिशर्स भी यही कहने लग गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तब सभ्य हुए हैं जब आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आए हैं। तो उस समय देखिए मेसोपोटामिया भी हमसे वेस्ट में है, तो कह रहे हैं कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए ग्रो की, इसलिए मेच्योर हुई क्योंकि वो इंडस मेसोपोटामियन लोगों के संपर्क में थी। तो रफीक मुगल साहब ने भी यही बात कही है। तो बताना क्या दोस्तों कि इसमें से क्या सही नहीं है? देखिए दोस्तों, E.H. मैके जो है ना, ये वाला सही नहीं है, सुमेर के लोगों का पलायन। E.H. मैके साहब बेसिकली चानू दड़ों की खोज से जुड़े हुए हैं। एक स्थल है वहां पे, ये भी दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनसे जुड़े हुए जो उन पे काम करने वाले लोग हैं, उन इतिहासकारों का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार डायरेक्ट सवाल वहां से पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो E.H. मैके चानू दड़ों की खोज से जुड़े हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई है E.H. मैके ने कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो IBC है, उसका डिक्लाइन हुआ है बेसिकली फ्लड की वजह से। तो इन दो बातों से चानू दड़ों की खोज से
और आईबीसी का डिक्लाइन हुआ है फ्लड से, इन दोनों बातों से बेसिकली ईएच मैके साहब जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों गलत हो जाता है, ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों ही ऑप्शन ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए दोस्तों, कौन है? मिस्टर ए कनिंगम। 1875 में ये गए थे उधर हड़प्पा की साइड में, इनको वहां पे एक सील भी मिली थी, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस को उस समय नहीं समझ पाए। कौन समझा उसकी इंपॉर्टेंस को? तो दयाराम साहनी ने समझा, दयाराम साहनी साहब ने समझा, रखालदास बनर्जी जी ने समझा, मार्शल साहब ने समझा, जिनके तत्वाधान में ये उत्खनन कार्य करवाए जा रहे थे। आइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कई बार अभी ही डिस्कशन में ये चीज आ चुकी है दोस्तों। ये जो दोनों पुरातात्विक स्थल थे उनकी खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था दोस्तों, उसके ये डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जी हाँ, हमें बात करनी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि आप कुछ प्रमुख स्थल और उनके जो है उनसे जुड़े हुए जो इतिहासकार हैं उनका नाम जोड़ लीजिए, उनका नाम जरूर याद कर लीजिए। कम से कम 10-12 आप याद कर लेंगे तो आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, आर.डी. बनर्जी बिल्कुल इनसे जुड़े हुए हैं सर। के.एन. दीक्षित का भी योगदान है, एम. ओट्स का। वी.ए. स्मिथ का योगदान नहीं है दोस्तों। वी.ए. स्मिथ बेसिकली एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। पहली किताब उनकी है, इस किताब को भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों। आप इतिहास के खंड में देखेंगे कई बार कुछ बुक्स और उनके राइटर्स को मैच करने के लिए दे देते हैं। तो बुक इनकी बुक का नाम है, वी.ए. स्मिथ की बुक का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 BC टू मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट। मतलब जब मुस्लिम्स आकर के भारत में कन्क्वेस्ट करते हैं और 600 BC से, मतलब महाजनपद काल से, बुद्धिज्म के काल से इनफैक्ट, और मुस्लिम कन्क्वेस्ट तक का जो इतिहास है उन्होंने उसको वी.ए. स्मिथ साहब ने अपनी किताब में लिखा है। और इनकी दूसरी किताब है जिसका नाम है अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? जी देख लीजिए दोस्तों, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। आपको एक आप बना लीजिएगा, स्थल मतलब प्लेसेस और रिलेटेड हिस्टोरियन, आपको कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों आपकी, या हम अपने टेलीग्राम पेज पे भी इसको शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, रिलेटेड हिस्टोरियन, संबंध इतिहासकार, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए सुरकोटदा किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा स्थल की खोज की गई है दोस्तों? तो ये जगतपति जोशी, जेपी जोशी भी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये सुरकोटदा के उत्खनन से से जुड़े रहे दोस्तों। देखिए सुरकोटदा ही वो जगह है जहां पे हमको घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं दोस्तों, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं। ठीक है, और लेकिन वही है बात कि अभी पुख्ते तौर पे ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि वो घोड़ा ही था या घोड़ा जैसा कोई जानवर था, एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? जी दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात किया था हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। दोस्तों इससे संबंधित जो नदी है जिसके तट पे ये है वो भी आप याद कर लीजिएगा, और जिला यूपी स्पेशल के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे नॉर्थ में मांडा है जो कि चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी के किनारे है दोस्तों। दायमाबाद है, ठीक है, गोदावरी के तट पे है दोस्तों। और सुतकांगेंडोर दाश्क नदी पर है। कहां पे है दोस्तों? दाश्क नदी पे। तो ये चारों स्थल तो आपको पता होने ही चाहिए दोस्तों। कई बार हड़प्पा की पूर्वी सीमा पूछा गया, कभी उत्तरी भी पूछा जा सकता है, कभी दक्षिणी पूछा जा सकता है, कभी पश्चिमी पूछा जा सकता है, और कभी ये चारों स्थल दे देगा और
नदियों का क्रम दे देगा कि कौन से किन किन नदियों पे है। तो ये भी दोस्तों आप अच्छे से कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? गुजरात में है क्या भारत के? नहीं है। पंजाब में है भारत के? नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थित है। भारत के गुजरात में है क्या कोई राज्य? बिल्कुल है। कौन सा है? लोथल है। पंजाब में? बिल्कुल है, रोपड़ है। अफगानिस्तान में? हाँ, सुतगोई वगैरह है। बेसिकली अफगानिस्तान में जितने भी स्थल पड़े हैं ना, वो ट्रेड रूट्स वाले स्थल हैं, क्योंकि उसी मार्ग से होकर के मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा था, ट्रेड ये लोग करते हैं। तो सुरतगोई, गुंडीकाक वगैरह कुछ स्थल हैं जो अफगानिस्तान में भी हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, कि कौन सा ऐसा स्थल था जिसके घर में कुओं का अवशेष हमें मिलता है, रिमेन्स मिलते हैं। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में हमें घरों के अंदर कुएं मिलते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? द ग्रेट बाथ है, द ग्रेट ग्रैंडरी है, असेंबली हॉल मिलता है, टेराकोटा टॉयज मिलते हैं हमें, पीसेस ऑफ वुमेन क्लॉथ्स मिलते हैं, मतलब सूती कपड़ा का बुना हुआ कुछ रिमेन्स है वो मिल रहा है, ब्रॉन्ज सिल्वर डांसिंग गर्ल, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार इस पे भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से हमें ब्रॉन्ज सिल्वर डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर मिलता है? तो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, असेंबली हॉल, टेराकोटा टॉयज, पीसेस ऑफ वुमेन क्लॉथ, ब्रॉन्ज सिल्वर डांसिंग गर्ल, और यहाँ पे आपने देख लिया कि वेल्स दे आर गेटिंग देम इनसाइड होम्स एट मोहनजोदड़ो। घरों में कुएं के अवशेष मिल रहे हैं कहां पे? मोहनजोदड़ो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशाल स्नानागार, अभी हमने देखा दोस्तों द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बात, यहां ग्रेट से मतलब महान से नहीं है दोस्तों, ग्रेट से मतलब बड़े से है, ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार कोई आपसे पूछता है ना, हाउ आर यू, यू से यू आर ग्रेट, मतलब यू आर ओके, इट डज नॉट मीन यू आर महान। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीजों को। विशाल स्नानागार कहां से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, आप एक बार रोपड़ से क्या मिल रहा है, हड़प्पा से क्या मिल रहा है, कालीबंगन से क्या मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको नोट करवाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, वो आप किसी भी बुक को उठाएंगे आपको मिल जाएगा। जैसे R37 सिमेट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, एक कॉपर डांसिंग गर्ल भी मिल जाएगी आपको हड़प्पा से। 6 लेन ग्रैंडरी की एक वॉल है, वो भी आपको हड़प्पा से मिल जाएंगी। कालीबंगन से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक लकड़ी के जैसा हल कुछ मिला, टेराकोटा प्लो मिला हुआ है, लकड़ी का हल मिला हुआ है यहां से। तो ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। आइए दोस्तों अगले बिंदु पे चलते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा बुल सील प्राप्त हुई है? ये वही बुल सील है दोस्तों जो कि बहुत बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, इस पे सवाल हमेशा से बनता है दोस्तों। तो वो बुल सील मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों, जिनमें वही एक डेटी बैठे हुए हैं जिसके चारों तरफ एंटीलोप है, एलिफेंट है, राइनोज वगैरह है, ये वही है। तो बुल सील दोस्तों कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा नाव के चित्र या मॉडल मिला हुआ है? बताइए दोस्तों, नाव के चित्र या मॉडल मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये स्थल है मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल आप जानते हैं दोस्तों, एक डॉकयार्ड था, पोर्ट सिटी था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नाव के चित्र मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो प्लेस था वो मोहनजोदड़ो था, जहां से नाव के चित्र दोस्तों मिले हुए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? जी बताएं। हाथी, एलिफेंट, पशुपति शिव। देखिए दोस्तों, जो पशुपति शिव हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था दोस्तों पीछे, कि जो शिव पशुपति शिव जिसमें एक डेटी है, पद्मासन में बैठा हुआ है क्रॉस लेग करके, उसके आसपास कौन कौन से जानवर है? एलिफेंट था, राइनोस था, टाइगर था,
बुल नहीं था दोस्तों, मैंने वहां पे लिखा भी था प्रॉपर कि इस पशुपति शिव की मुद्रा पर बुल नहीं है, इस बात को मैं ध्यान रखना है। यूजुअली ये होता है दोस्तों कि हमें लगता है कि वो पशुपति हैं तो वहां बुल तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन यही इसमें ट्विस्ट है दोस्तों कि इसमें बुल नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो स्थल कहां है दोस्तों? वो पंजाब में नहीं, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हड़प्पा कोई स्थान ही मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, जब मेरठ ही उसका लास्ट पॉइंट है जहां पे आलमगीरपुर उसका मिला है। राजस्थान में नहीं, ये दोस्तों सौराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र कहां है? गुजरात स्टेट में है। तो गुजरात में जो स्थल प्राप्त हुआ है हमें वो कौन सा है? रंगपुर है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ये ध्यान रखने की चीज है दोस्तों। हो सकता है यहां सिंध पूछा है, कभी पंजाब भी पूछ ले, कभी राजस्थान पूछ ले, कभी गुजरात पूछ ले, एक से ज्यादा स्थल पूछ ले, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल जरूर है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि चाहे आप प्रीलिम्स यूपीएससी के दे रहे हो, स्टेट पीएससी की दे रहे हो, आप इस बात का एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक दिन का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, चाहे वो फैक्चुअल पूछे, कॉन्सेप्चुअल पूछे, आपकी तैयारी का स्तर ये होना चाहिए कि आप हर तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सिंध में कौन कौन सा अवस्थित है? हड़प्पा नहीं। पंजाब प्रांत में है मोहनजोदड़ो, जी बिल्कुल, वहां पे है। सुरकोटदा नहीं है, चान्होदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, और ये दोनों ही इंडस रिवर के किनारे भी मौजूद हैं दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखना इसको कि ये इंडस रिवर के किनारे सिंध प्रांत में दोनों ही स्थल, चान्होदड़ो और आपको वो मिल जाएंगे, सुरकोटदा। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? जी दोस्तों बताइए। लोथल, लोथल ही है दोस्तों। एक वो पोर्ट है, वो वहां पे बंदरगाह है। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंस का स्थल है, बहुत सारी फाइंडिंग्स यहाँ पे। डबल बरियल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों लोथल से। डबल बरियल मतलब युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से, लोथल से। ठीक है, कालीबंगा आप जान रहे हैं, राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और डाबरकोट है दोस्तों आई थिंक सिंध में। आइए दोस्तों अब अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जो चीजें बचेंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए, मतलब ग्रेट रिजर्वायर उन्होंने बनाया था जिसमें वो पानी जल का संचयन करते थे, पानी का संचयन करते थे दोस्तों, और यह स्थल धौलावीरा में था। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग। कल इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल के नाम को लेकर के आप में कंफ्यूजन है तो ये है यूनी एग्जाम्स पीसीएस। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि अगर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां इस सेशन में रह जाती हैं तो हम उसको अगले में दोस्तों इंप्रूव भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।